हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग आर जर्नी एंड आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 होने वाला है इस लेक्चर में क्लास 11th का। ऑलरेडी मैं इस पे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो मतलब मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और आप 1.2 पे आए हो लेकिन उससे पहले आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो प्लीज़ जाओ चेक करो। मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है एंड वहाँ से मेरे लेक्चर्स देखो जो मैंने अपलोड किए हैं इस चैप्टर पे, और इसका पहला एक्सरसाइज भी मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। सो आप वो देख करके आओगे, पूरे लेक्चर्स कंप्लीट करके आओगे, देन आप जब ये लेक्चर देखोगे, देन ये एक्सरसाइज जब सॉल्व करोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1.2। तो मेरे पास बुक है नहीं, इसलिए मैंने NCERT की PDF डाउनलोड करी है, तो मैं PDF से ही पढ़ाऊँगी। तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगी, आपको बस सॉल्यूशन सॉल्व कराऊँगी, क्वेश्चन समझाऊँगी। ठीक है, क्योंकि आप क्या करो कि आप बुक खोल के बैठे रहो बगल में, ठीक है, ताकि आपके पास क्वेश्चन रहे। ऐसे ज़्यादा टाइम लग जाता है और मैं फ़ोन से ही वीडियो शूट करती हूँ तो पता ही ये दिक्कत होती है, फिर अच्छा कैमरा होना चाहिए। इसीलिए मैं क्या करूँगी कि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगी, आप बुक खोल लेना साइड में एंड मैं सॉल्यूशन कराऊँगी। ठीक है, और क्वेश्चन मैं समझा दूँगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट, यानी कि जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो पॉइंट्स दिए हैं 5 पॉइंट्स, उसमें से चेक करके बताना है। चेक नहीं करना, बस बोल रहा है कि बताना है कि इसमें से कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है, कौन कौन से इसमें से जो पॉइंट्स हैं वो नल सेट के एग्जाम्पल्स हैं, यानी इसमें से कौन सा सेट होगा जो नल सेट होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा नल सेट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, set of odd natural numbers divisible by 2। ठीक है, चलो देखते हैं ये क्या बोल रहा है इसमें कि हमें सेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर निकालना है जो 2 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहली बात कि ऑड नेचुरल नंबर, अब खुद सोचो कि कोई भी ऐसा ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। भाई ऑड नंबर जो होता है ना वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, क्योंकि 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स होते हैं। तो ऑड तो 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं, तो ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो 2 से डिविजिबल हो, वरना वो इवन नंबर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका कोई ऐसा सेट बनेगा क्या इसमें कोई एलिमेंट आएंगे, एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे इसमें। तो ये आपका क्या हो जाएगा आप लिखेंगे कि ये क्या है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा था कि नल सेट है कि नहीं, तो हम लिखेंगे अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल numbers is not divisible by 2। अच्छा, पहले तो हमें लिखना है कि ये क्या है, हमारा नल सेट का एग्जाम्पल है या नल सेट का एग्जाम्पल है, तो हम इसे करेंगे। तो नल सेट divisible by 2, divisible by 2 is a null set। ठीक है, क्यों, रीजन क्या है इसका, बिकॉज नो ऑड नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई और नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो 2 से डिविजिबल हो, इसलिए आपका क्या नल सेट, क्योंकि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। नल और वॉइड और इम्पटी सेट आपको पता है कि क्या होता है, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं, यानी कि उसमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। अब मैं सेकेंड का क्या करूँगी कि सेकेंड का लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखते हैं क्या बोल रहा है सेकेंड क्वेश्चन।
सेकेंड बोल रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है जी। तो इवन प्राइम नंबर्स में देखो आप क्या मिलेगा, सोचो सोचो, क्या एक भी एलिमेंट आ जाएगा ना सेट में, तो वो आपका क्या होगा कि इम्पटी नहीं होगा, यानी कि वो आपका नल नहीं होगा। तो आप कोशिश करो कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट आ जाए, और अब जब एलिमेंट नहीं आ रहा है तब वो पक्का है कि नल सेट होगा, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है, क्या कोई ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, तो उसमें सेट में अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर दिया तो आप क्या करोगे कि ये नल सेट नहीं है, ठीक है। तो वन प्राइम नंबर है, इसके तो दो फैक्टर ही नहीं है, तो खुद ही है बस। तो ये आपका क्या हो गया कि ये प्राइम नंबर नहीं है, वन तो नहीं है। टू, बिल्कुल, टू एक इवन नंबर भी है और टू प्राइम नंबर भी है, क्योंकि टू के दो फैक्टर्स हैं, एक तो वो खुद है और एक वन है, तो इसके दो फैक्टर हो गए, तो ये प्राइम नंबर हो गया और टू एक इवन नंबर है, ठीक है कि नहीं। टू का मल्टीपल टू है, तो ये आपका इवन नंबर है। तो इस सेट में एलिमेंट आ रहा है, यानी कि टू एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है, लेकिन आ रहा है ना, तो जब ये आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा कि जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है, इवन प्राइम नंबर्स, ये आपका नल सेट नहीं है, नो, इज नॉट अ नल सेट। क्यों भाई? बिकॉज 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इवन प्राइम नंबर है, तो ये आपका इम्पटी सेट नहीं है, यानी कि नल सेट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि सेट ऑफ पॉजिटिव, अरे ये कौन सा हो गया भाई, हाँ लिख लेते हैं भाई, चलो। बोल रहा है x is such that x is a number, x is a number, natural numbers, natural numbers, x is less than 5 and x is greater than 7, ठीक है जी। देखते हैं क्या होता है ये। तो सॉल्यूशन में जो होगा आपका कि x एक नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर है, और बोल रहा है कि जो है वो 5 से छोटी होनी चाहिए और 7 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या ऐसा कोई नंबर है। तो 5 से छोटा, चलो मैं लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। आप देखो 5 से छोटी यानी कि इधर के सारे नंबर्स होते हैं, और 7 से बड़ी यानी कि इधर के सारे नंबर्स। तो क्या ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? अरे नहीं यार, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर वो 5 से छोटा होगा तो 7 से बड़ा कहाँ से हो गया? 5 से छोटे तो इधर के सारे नंबर्स हैं और 7 से बड़े तो इधर के नंबर्स हैं, ये दोनों सेम जगह पे होते, ये कॉमन होते, तब आप ले लेते कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। नहीं होता भाई। 3 देखो, 3 एग्जाम्पल लेकर देखें तो 3 जो है आपका क्या होगा कि 5 से छोटा तो है, लेकिन 3 जो है वो 7 से बड़ा नहीं है। अगर आप 7 से बड़ा लेकर के देखो, जैसे मान लो आपने 7 से बड़ा एग्जाम्पल लिया 10, तो 10 7 से बड़ा तो है, लेकिन क्या आपका 5 से छोटा है 10? बिल्कुल नहीं। तो ये भी क्या हो गया कि इसमें भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि x इज सच दैट x इज अ natural number, x is less than 5 and x is greater than 7 is a null set, because there is no element or there is no natural number which is क्या
x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, ठीक है। तो ये हो गया। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, अरे y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस, यानी कि फोर्थ बोल रहा है आपका y is such that y is a point common to any two parallel lines, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या बताना है कि जो हमारा y है एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है किसके, एनी टू पैरेलल लाइंस। तो आप दो पैरेलल लाइंस को, जैसे ये हो गया ये हो गया, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम है ये पूरा, तो ये आपका पैरेलल लाइंस है, ठीक है जी। तो ये आपका पैरेलल लाइंस है और बोल रहा है कि क्या इसमें कोई कॉमन पॉइंट है। y जो हमारा एक ऐसा सेट बनाना है जो दो पैरेलल लाइंस है, कोई भी दो पैरेलल लाइंस, उनके बीच कॉमन पॉइंट। तो आप खुद सोचो कॉमन पॉइंट कब मिलता है, जब वो पॉइंट जो है वो दोनों लाइन पे आ रही हो। क्या मैं अगर यहाँ पे पॉइंट ले रही हूँ तो वो यहाँ पे भी आ जा रहा है, नहीं आ रहा है ना। मैं यहाँ पे ले रही हूँ तो वो यहाँ पे भी आ जा रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये क्या, ये कॉमन नहीं है। कॉमन तब होती है जब वो लाइन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हो, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया, यानी दोनों लाइन पे ये पॉइंट आ रहा है, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया। बट ये तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, नहीं करेंगी ना। तो जब ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो ऐसा कोई कॉमन पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट ही नहीं होगा, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका नल सेट होगा, नल सेट होगा। तो चलिए हम इसे भी लिख लेते हैं। तो y is such that y is a point common to any two parallel lines is a null set, ठीक है। बिकॉज क्यों, पैरेलल लाइंस does not intersect, ठीक है। प्लूरल है तो लिख लेते हैं, does not intersect। फिर उसके बाद क्या होगा, hence they have no common points। तो जब इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं हुआ इसलिए ये क्या हमारा नल सेट है, ठीक है। तो फर्स्ट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, ठीक है, ये पूरा मैंने करा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है जी। तो देखिए हो गया, और मिटा दो फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें से बताना है कि कौन कौन से सेट्स हैं जो फाइनाइट हैं और कौन कौन से सेट्स हैं जो इनफाइनाइट हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे, जो भी मतलब पॉइंट दिया है उनको देखेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सा इसमें से फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, ठीक है। तो पहला है हमारा, फर्स्ट है वो दिया है, अभी लिख लगा, अभी तक तो ठीक था। तो the set of months of a year, the set of months of a year। एक मिनट में बोर्ड सही से करने लग जाओ, मैं फिर से लिख लेती हूँ। जो आपका दूसरे का पहला है, the
सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है, यही है ना। हाँ चलो, तो अब बताओ कि सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर क्या फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है? एक साल में आपको पता है 12 महीने होते हैं, तो पहली चीज़ तो ये देखो कि फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस है। फाइनाइट का मतलब काउंटेबल, इनफाइनाइट का मतलब अनकाउंटेबल, मतलब कि जिन एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, जिन सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल है वो, तो वो आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। और जिन सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर, अनकाउंटेबल है मतलब, तो वो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। समझ में आ रही है बात? तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। तो क्या एक साल में जो आपके महीने होते हैं उनका सेट बनाओगे तो वो काउंटेबल नहीं है? अरे भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, सबको पता है ना। तो ये सबके लिए वेल डिफाइंड है ना, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, आप काउंट कर सकते हो। तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट मतलब काउंटेबल, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, जो आपका इसका आंसर होगा सेट ऑफ months of a year is finite, है ना, finite set because it has 12 elements, है ना, 12 months होते हैं ना। तो ये हो गया। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा बोल रहा है कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? मैं काम करती हूँ, क्वेश्चन ही लिख लेती हूँ, लेकिन फिर मिट जाता है यार। चलो, तो ये बताओ ये क्या फाइनाइट सेट है? तो ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिख रहा है, और जिसका एंड पॉइंट हमें पता ही नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। आप खुद देख सकते हो ये इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। डॉट 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 का मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। Because it has infinite number of elements, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब थर्ड वाला क्या बोल रहा है? थर्ड बोल रहा है कि सेट ऑफ पॉजिटिव, थर्ड वाला बोल रहा है 1 2 3 डॉट 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 99 100। अब देखो जी, तो जो आपका ये है, ये क्या है, काउंटेबल है। हाँ, 1 से 100 तक नंबर है, यानी कि इसमें 100 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि फाइनाइट होगा। फाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा कि नहीं है? तो आप लिखोगे कि 1 2 3 डॉट 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 99 100 इज फाइनाइट सेट, बिकॉज द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इज फाइनाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब फोर्थ वाला देखते हैं। अब चलेगा ही, तो इनको बार बार ढक्कन बंद करो और बार बार खोलो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है हमारा द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं 100 से जो हमारे छोटे हैं। तो हाँ बिल्कुल, ये पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो 100 से छोटे काउंट हो जाएंगे, क्योंकि आप तो 1 से 100 तक देखोगे तो अच्छा 100 से ग्रेटर बोल रहा है, लेस देन नहीं बोल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे, जैसे यहाँ पे 98 आया, 99 आया, 100 आया,
इधर ये पॉजिटिव इंटीजर्स चल रहे हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जो 100 से बड़े होंगे, बहुत 100 से बड़े बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट नहीं होगा, ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट होगा। तो आप लिखोगे कि जैसे कि 100, 101, 102, ऐसे बहुत सारे ऐसे होंगे जो इससे बड़े होंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप क्या लिखोगे, इज अ इनफाइनाइट सेट because the number of positive integers greater than 100 is infinite, ठीक है। हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे ना जो आपका क्या होगा, काउंट नहीं हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे नंबर एग्जिस्ट करेंगे जो 100 से बड़े होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स में। तो जो आपका फिफ्थ है वो क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ठीक है जी। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जो लेस देन 99 है, तो हाँ बिल्कुल ये काउंटेबल है कि नहीं है, काउंटेबल है ना, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट होगा। तो लिखोगे द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 is finite set because the number of elements or the number of prime numbers less than 99 is finite, ठीक है, क्योंकि इससे 99 से जितने भी प्राइम नंबर्स हैं छोटे हैं जो, वो क्या होंगे, हमारे नंबर्स काउंटेबल है, ठीक है। तो ये आपका फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, तो ये फाइनाइट सेट होगा, ठीक है, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करें, बढ़े आगे, फिर इसे इरेज करके चलिए। ठीक है, थर्ड बोल रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो थर्ड क्वेश्चन भी वैसा ही है कि इसमें भी यही बताना है हमारा कि ये फाइनाइट सेट है, ठीक है, और कौन सा इनफाइनाइट सेट है, और फिर रीज़न भी बताना है कि अगर वो फाइनाइट है तो क्यों है, इनफाइनाइट है तो क्यों है। तो चलिए करते हैं। इसमें मैं ना बस सॉल्यूशन लिखूँगी, ठीक है, सॉल्यूशन लिख देती हूँ बस। चलो जो हमारा है सॉल्यूशन लिखते हैं, बस बाद में मार्कर चेंज कर देते हैं, मार्कर सूख जाए तो पहला बोल रहा है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो हम फिगर से भी समझेंगे कि सेट ऑफ लाइंस बताना है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस सेट ऑफ लाइंस, तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है आपका। तो ऐसे कौन कौन से, मतलब ऐसे कितने सारे लाइंस होंगे, बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं ना, तो वो बहुत सारे होंगे तो यानी कि अनकाउंटेबल हो जाएंगे, तो अनकाउंटेबल होंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो वही तो बोल रहा है कि सेट ऑफ लाइंस
विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे लाइंस होते हैं, जैसे ये एक्स हो गया, इसके पैरेलल 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे ऐसे लाइंस होंगे जो एक्स एक्सिस के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये क्या हो गए, इनके जो नंबर्स होंगे ये क्या हो गए, इनफाइनाइट हो गए कि नहीं, इनफाइनाइट हो गए ना, ये काउंटेबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा। तो चलो लिखते हैं, द सेट ऑफ the set of lines which are parallel to x-axis क्यों मिल रहा है भाई, रुक जाओ फिर से सेट। एक्स एक्सिस, ठीक है, ये क्या है आपका, इनफाइनाइट सेट है, ठीक। बिकॉज रीजन क्या था अभी समझाना मैंने, लाइन पैरेलल टू द line parallel to the x-axis is infinite। ठीक है, ये इनफाइनाइट था, बहुत सारे ऐसे लाइंस थे जो एक्स एक्सिस के क्या थे, पैरेलल हो जा रहे थे, तो ये आपका एक इनफाइनाइट सेट हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा बोल रहा है सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप खुद बताओ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो सेट ऑफ जो लेटर्स हैं वो काउंटेबल है कि नहीं, काउंटेबल है ना, पता है ना कितने होते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, the set of the letters in the English alphabet is क्या होगा, ये फाइनाइट होगा ना, फाइनाइट सेट, बिकॉज द नंबर of letters in the alphabet is 26, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा, 26 इसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे ना। थर्ड देखते हैं हम, थर्ड बोल रहा है कि द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब बताओ कि सेट ऑफ नंबर्स बनाओ, यानी कि उन नंबर्स का सेट बनाओ जो कि 5 के मल्टीपल है, और बताओ कि वो इनफाइनाइट सेट है कि नहीं। तो आप खुद सोचो कि 5 के मल्टीपल में तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, जैसे कि 5 हो गया, फिर 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, डॉट डॉट डॉट। तो 5 से डिविजिबल बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे सेट के अंदर। ठीक है, तो वो आपका जब भी काउंटेबल नहीं होगा, आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे, बहुत सारे नंबर हैं तो काउंटेबल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। और जब अनकाउंटेबल होता है तो हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट होगा। तो द सेट ऑफ नंबर्स, लेटर्स नहीं, नंबर्स विच आर द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, इज एन इनफाइनाइट सेट। बिकॉज क्यों होगा भाई, बिकॉज मल्टीपल्स ऑफ 5 आर इनफाइनाइट इन नंबर, मल्टीपल्स ऑफ 5 आर इनफाइनाइट इन नंबर। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पे जो भी एनिमल्स रहते हैं उनका सेट बनाओ और बताओ कि वो फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा। तो आपको पता है, आप काउंट कर सकते हो कि इस अर्थ पे कितने एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, भले ही वो नंबर बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत सारे एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं इसमें, इस दुनिया में, तो आप क्या करोगे कि ये फिर भी फाइनाइट होगा, भले ही कि बड़ा नंबर होगा लेकिन ये फाइनाइट होगा, काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो द सेट ऑफ, क्या लिखोगे आप, द सेट ऑफ एनिमल्स
living on the earth is a finite set because the number of animals living on the earth is क्या होगा, फाइनाइट, ठीक है। ऑल्दो द नंबर मे बी वेरी बिग, ठीक है। हो सकता है कि वो नंबर बहुत बड़े हो लेकिन फिर भी वो क्या है, आपका काउंटेबल होगा, इसलिए आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन 0,0। तो ये आपका ऑरिजिन है, ये 0,0। तो यहाँ से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं, आप खुद देखो, क्या वो फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। तो बहुत सारे यहाँ से सर्कल्स पास हो सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पहले तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे सर्कल्स मतलब इसके टच में रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके इनफाइनाइट हो गया ना, इनफाइनाइट हो गया। फाइनाइट का है, बहुत सारे नंबर्स हो गए। तो ये भी जो होगा आपका फाइनाइट इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा, यानी द सेट ऑफ सर्कल्स, ठीक है, सेट ऑफ सर्कल्स, चलो, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द origin 0,0 is an infinite set because infinite number of circles can pass through the origin। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ हो गया। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले पे आएंगे। ठीक है, हो गया, मिटा दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इसे रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो ये तो आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि कब वो इक्वल होता है। कार्डिनैलिटी भी सेम होनी चाहिए और सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए, जो भी आपके दोनों सेट हैं ए और बी, ठीक है। तो देखते हैं, जो आपका फर्स्ट एग्जांपल बोल रहा है ए बी सी डी, और उसमें ए की जो सेट है उसमें एलिमेंट्स ए बी सी डी हैं और बी में जो है वो डी सी बी है। तो आपको मैंने बताया था कि एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स मैटर करते हैं कि जो ए में आ रहा है, जो ए का मतलब जो एलिमेंट जो ए को बिलोंग करता है वो बी को भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो और कार्डिनैलिटी भी सेम हो, तो उस केस में जो होगा आपका ए इज इक्वल टू बी होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, जो आपका फोर्थ का ए है, आपका फोर्थ का फर्स्ट पॉइंट है, ठीक। वो बोल रहा है कि ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। एंड बी इज इक्वल टू क्या दिया है आपका, बी इज इक्वल टू दिया है डी सी बी ए। तो
अब बताओ कि ये ए और बी आपस में इक्वल है, तो हाँ बिल्कुल, ऑर्डर मैटर नहीं करता। जब आप इसको लिखोगे ऑर्डर में अगर चेंज भी कर लोगे तो ये ए बी सी डी बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ए इज इक्वल टू बी है। दूसरा देखते हैं, ए इज इक्वल टू बी हो गया ना। दूसरा बोल रहा है कि ए इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16। तो लिख लेते हैं 4, 8, 12 और 16। और इसमें बी क्या बोला है, बी की क्या वैल्यू दी है, वो बोला है 8, 4, 16, 18। 8, 4, 16 और 18। तो क्या ये होगा, नहीं होगा मेरे ख्याल से। इट कैन बी सीन दैट, आप देखोगे यहाँ पे कि जो आपका 8 है वो तो यहाँ आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, बट यहाँ पे जब देखोगे कि 12 ए को तो बिलोंग कर रहा है, बट जो आपका 12 है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। सो आपका जो ए है वो बी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोला है कि थर्ड पॉइंट में 2, 4, 6, 8, 10 बोला है, ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू बोला है एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। तो लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू बोला है 2, 4, 6, 8 और 10। और जो आपका बी बोला है वो क्या बोला है कि x जो है वो एक पॉजिटिव और इवन इंटीजर है जो कि 10 से छोटा है और 10 के इक्वल भी है। तो 10 से छोटा और पॉजिटिव और इवन, तो पॉजिटिव होना चाहिए यानी कि वो नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर रहा हो, और फिर उसके बाद बोला है कि वो इवन होना चाहिए, इवन होना चाहिए और 10 से छोटा 10 के इक्वल इंटीजर पॉजिटिव में। तो वो होगा आपका इवन यानी कि 2 से स्टार्ट होगा, और हाँ ये बिल्कुल इवन है और पॉजिटिव भी है और 10 से छोटा भी है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका इवन नंबर 4, फिर 6, फिर 8, फिर आपका 10 भी इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे जो ऐसे दिया है तो यहाँ पे ये इक्वल का भी साइन दिया है और अनइक्वल का भी दिया है, तो मतलब 10 से छोटा भी लेंगे और 10 के इक्वल भी लेंगे। तो ये हो गया आपका। अब देखो क्या इसमें एलिमेंट सेम है, हाँ 2 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 10 भी, आप खुद देख लो ये है कि नहीं है, दिख रहा होगा आपको। तो ये आपका a इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ बोल रहा है कि a इज इक्वल्स टू एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि 10 का मल्टीपल बोल रहा है सेट को। अब ये नहीं बताया कि कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो 10 का मल्टीपल लिखते हैं 10, 20, 30, 40, 50 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब b बोल रहा है, b दिया है आपका 10, 15, 25, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट। तो a को b के इक्वल होने के लिए सारे के सारे एलिमेंट्स एज इट इज इसमें भी सेम होना चाहिए। तो क्या आप देखो यहाँ पे मान लो 10 है, इसमें 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, बिल्कुल है, लेकिन जब जो आपका 15 है आप देखो कि 15 जो है वो b को बिलोंग कर रहा है, ठीक, लेकिन 15 a को बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे पहले a को चेक किया था, फिर उसमें a को चेक करने के बाद देखा था कि a के सारे एलिमेंट्स b में आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे तो ये कम एलिमेंट्स दिए हैं, जिसमें ज़्यादा दिया है उसके एलिमेंट्स एक लेकर के चेक करो, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा दिया है मैंने देखा कि 15 जो है वो a में नहीं आ रहा है जबकि b में आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि a डज नॉट इक्वल्स टू b, ठीक है। बात समझ में आ रही है। पाँचवा देखते हैं हम। पाँचवा बोल रहा है कि पाँचवा दिया ही नहीं है, बस 4 ही पॉइंट ही हैं, तो ठीक है इसे रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Where is Duster? चलो ये हो गया पाँचवा। बोल रहा है आर द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ सेट्स आर इक्वल, बोल रहा है कि जो आपके सेट्स दिए हैं उनका पेयर दिया है, क्या वो इक्वल है, और अगर वो इक्वल है तो भी रीज़न दो, इक्वल नहीं है तब भी रीज़न दो। तो करते हैं। बस तो बोल रहा है पहला जो है वो आपका 5th का, वो क्या बोल रहे हैं, a इज इक्वल टू 2,3, a इज इक्वल टू 2,3 एंड b इज इक्वल टू, b की वैल्यू दी है x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन, ठीक है, इसका सोल्यूशन। तो देख लो सोल्यूशन निकालते हैं इसका।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 जब करोगे ये 5 है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे, देखो वैसे तो मुझे पता है कि -3 और -2 होगा, लेकिन फिर भी मैं कर देती हूँ। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में, एक्स की वैल्यू एक -2 आ गई, एक -3 आ गई, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो बी सेट की जो सॉल्यूशन है वो आ गया -2 -3, ठीक, और ए का तो ये दिया ही है। तो क्या आप बताओ ए और बी इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आपका 2 है वो ए को बिलोंग कर रहा है बट बी को बिलोंग नहीं कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए इज नॉट इक्वल सेट। ठीक, ये आपका रीजन होगा। स्टार्टिंग में आप क्या करोगे कि ये लिखोगे कि ए इज नॉट इक्वल सेट टू बी, ठीक, ये करोगे, फिर लिख दोगे आप क्या लिखोगे, बिकॉज रीजन मांगा है तो बिकॉज करके अब आप ये चीज़ फिर से लिख दोगे, ठीक। या तो ऐसे लिख दो, पहले ये लिख करके बिकॉज लिख करके ये लिख दो, या फिर क्या करो कि पहले ये सॉल्व कर दो फिर लिख दो कि ये इक्वल सेट नहीं है बी के, ठीक। तो अगला देखते हैं हम। अगला बोल रहा है जो आपका सेकंड है इसी में, वो कि y इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो y एक लेटर नहीं, हाँ वो तो b वाला सेट है वोल्फ। एंड a जो है आपका बोल रहा है, वो बोल रहा है कि लेटर बन रहा है फॉलो से, फॉलो से बन रहा है। तो कर लेते हैं ना, देखो जैसे ये फॉलो है, मैंने आपको बताया था कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स को सेट में आप एक ही बार लिखते हो, जैसे आप लिख लो FOLW, ठीक है। अब जो आपका सेट B दिया है वो दिया है WOLF। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, बस एलिमेंट सेम होना चाहिए, कार्डिनैलिटी सेम होनी चाहिए। तो बिल्कुल कार्डिनैलिटी भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है। बाकी आप चाहो तो इसे भी लिख सकते हो FOLW, आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो आपका A है वो B के इक्वल है। तो आप लिख दोगे कि A इज इक्वल सेट टू बी। बाकी आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और ऐसे भी आप बिकॉज करके लिखोगे तो भी ठीक है। वैसे बेटर रहेगा कि आप बिकॉज करके लिखो, पहले सॉल्व करके देख लो ये क्या हो रहा है, आपका इक्वल आ जा रहा है तो लिख दो कि ये इक्वल है, और बिकॉज करके देख लो। बाकी आपको सॉल्व करने की क्या जरूरत है, तो वो तो ऐसे तुरंत हो जाता है, फिर लिख लो, फिर रीजन में सॉल्व कर लेना बिकॉज करके, ठीक है। अगला देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि थर्ड दिया ही नहीं है भाई, चलो 6 6 6 6 6 बिल्कुल 6 में भी आपका 2 ही क्वेश्चन दिया है। दो एक ही दिया है, चलो तो एक काम करते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट देखते हैं, और ये हमारा लास्ट रहने वाला है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो इसमें भी क्या है आपका कि इक्वल सेट सेलेक्ट करना है, तो कर लेते हैं। पहले सेट्स को हम लिख लेते हैं पूरा पूरा। A इज इक्वल टू 2 4 8 12, B इज इक्वल टू 1 2 3 4, C इज इक्वल्स टू 4 8 12 14, 4 8 12 14, D इज इक्वल टू 3 1 4 और 2, और क्या दिया है, E इज इक्वल टू -1, F इज इक्वल टू 0, A, and G is equal to 1, -1, and H is equal to 0, 1, ठीक है। तो कर लेते हैं। जो है आपका, अब देखो कहाँ कहाँ ये 2 इसमें भी आ रहा है, चलो जी, तो 2 तो आ रहा है, लेकिन अब देखो क्या 4 आ रहा है इसमें। पहले मैं A का सबके साथ चेक कर लेती हूँ, ठीक है जी।
तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ऐसा एलिमेंट्स ढूंढना है जो सब में आ रहा हो। चलो मैं देखती हूँ 2 का पहले देखती हूँ इसमें 2 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा कोई एलिमेंट जो सब में ना आ रहा हो, जैसे 4 भी इसमें आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसे चेक करने का कोई फायदा नहीं। तो पहले मैं 8 देखती हूँ, 8 सब में नहीं आ रहा है तो मैं देखती हूँ जैसे कि 8 एलिमेंट लो सेट ए से, ठीक। तो 8 ए को तो बिलोंग कर रहा है ना। मैं इसे ब्लू पेन से कर देती हूँ या फिर मैं इसे ब्लैक पेन से कर देती हूँ। आप देखोगे कि 8 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, बट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, लेकिन 8 बी में नहीं आ रहा है। फिर सी में भी 8 आ रहा है, हाँ सी में आ रहा है लेकिन डी में नहीं आ रहा है। आप देखो तो डी को भी नहीं बिलोंग कर रहा है। अब देखो क्या 8 ई को बिलोंग कर रहा है? नहीं, ई में भी नहीं आ रहा है। क्या 8 एफ को बिलोंग कर रहा है? नहीं। क्या जी को बिलोंग कर रहा है? जी में भी नहीं आ रहा है, ठीक। फिर एच में भी नहीं आ रहा है, ठीक। अब देखो, अब ऐसा आपका जो है बी के साथ चेक हो गया, डी के साथ चेक हो गया, ई एफ जी एच सब के साथ चेक हो गया। कौन बच रहा है? ए के साथ सी बच रहा है, क्योंकि सी में जो है वो 8 आ रहा था, बट देखो 2 इसमें नहीं आ रहा है ना। 4 8 12 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है। आप खुद देखो कि जो आपका 2 है वो बिलोंग कर रहा है ए को, बट जो आपका 2 है वो सी को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो कोई भी एलिमेंट इसका, एक भी सिंगल एलिमेंट भी अगर इसमें जो है वो बिलोंग कर रहा है बट किसी भी अदर में बिलोंग नहीं कर रहा है, जिसके वो इक्वल सेट दिखाना है, जिसके इक्वल दिखाना है उसको, तो जब वो बिलोंग नहीं करेगा ना तो आप क्या करोगे कि वो आपस में इक्वल नहीं है। तो इस हिसाब से आपका ए जो है वो ना ही किसके इक्वल हुआ, ना ही बी के इक्वल हुआ, ना ही सी के इक्वल हुआ, ना ही डी के इक्वल हुआ, ना ही ई के इक्वल हुआ, ना ही एफ के इक्वल हुआ, और ना ही जी के इक्वल हुआ, और ना ही एच के इक्वल हुआ, ठीक। तो ए तो किसी के इक्वल नहीं है भाई। अब बी का चेक करते हैं। बी का देखो, ठीक। फॉर ए मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे मैंने ए के लिए चेक किया। अब मैं बी के लिए चेक करती हूँ। देख बी में जो है वो ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसमें नहीं आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे 2 या 3 देखो, 3 हर जगह नहीं आ रहा है, 2 भी तो नहीं आ रहा है। चलो मैं 2 लेके चलती हूँ, 2 लेके चलो, चलो 3 लेके चलती हूँ। कोई भी ले सकते हो आप, 2 लेके भी चेक कर सकते हो, 3 लेके भी चेक कर सकते हो। तो भी आंसर सेम ही आएगा, बस हो सकता है थोड़ा बहुत 1-2 मिनट टाइम आगे पीछे लगे, ऊपर नीचे लगे, बट हो सकता है। चलो तो मैंने 2 लिया, चलो आपके हिसाब से मैंने 2 ले लिया, ठीक है। तो 2 जो है आप देखोगे कि 2 बी को बिलोंग कर रहा है, बट क्या 2 सी को बिलोंग कर रहा है? डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ठीक। और फिर उसके बाद डी को बिलोंग कर रहा है, तो हाँ तो उसे छोड़ दो जब बिलोंग कर रहा है तो ई को देखते हैं कि क्या सी के बाद डी को बिलोंग कर रहा है, तो ई को देखते हैं। तो ई में 2 नहीं आ रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, फिर उसके बाद डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, फिर उसके बाद डज नॉट बिलोंग्स टू जी, फिर एच में भी तो नहीं आ रहा है। अब देखते हैं। तो मैंने चेक कर लिया बी का किसके साथ, देखो ए का बी के साथ चेक कर लिया था, इसीलिए मैंने बी का ए के साथ नहीं करा। आगे पीछे भी हो सकता है ना, ए का बी के साथ करो, बी का ए के साथ करो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो मैंने ए के साथ नहीं करा, बाकी मैंने इसके आगे के सारे एलिमेंट्स के साथ चेक करा। तो ये सी के साथ हो गया, ई एफ जी एच के साथ हो गया, ये एच है आपका, सॉरी बाय मिस्टेकन मुझसे लिखा गया ये। तो बचा क्या है यहाँ पे? डी में आपका जो है वो 2 आ रहा था, तो मैं चेक कर लेती हूँ ऐसा कोई एलिमेंट जो डी में ना आ रहा हो सकता है ना। तो जो आपका बी है 1 2 3 4 आ रहा है, और डी में 3 1 4 2 आ रहा है। तो आप देखो कि जो आपका, हाँ तो आप देखो बी इज इक्वल टू आपका 1 2 3 4 आ रहा है, एंड जो आपका डी है वो 3 1 4 2 आ रहा है। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया कि अगर मैं इसका ऑर्डर इधर उधर कर दूँ तो ये इसके इक्वल ही आ रहा है। ऑर्डर वैसे मैटर नहीं करता, बट फिर भी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये 1 2 3 4 अगर मैंने ये लिख दिया, तो अब देखो क्या ये दोनों सेम है? तो अब लिख सकते हो आप कि जो आपका बी है वो डी के इक्वल है। तो बी और डी तो आपस में इक्वल हो गए। बाकी अब हम सी पे आते हैं, ठीक है। फॉर सी, तो सी में कोई एलिमेंट देखो, अब सी के आगे ही देखेंगे कि ऐसा कोई एलिमेंट जो सब में ना आ रहा हो। जैसे इसमें 4 तो आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है, तो हम 12 देखें क्या? हाँ बिल्कुल 12 देखते हैं, ठीक है। तो जो आपका 12 है वो सी को बिलोंग कर रहा है, बट 12 क्या डी को बिलोंग कर रहा है? नहीं।
क्या 12 ई को बिलोंग कर रहा है? नहीं। क्या 12 एफ को बिलोंग कर रहा है? नहीं। क्या 12 जी को बिलोंग कर रहा है? नहीं। 12 एच को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक, तो जो आपका है ये भी क्या हो गया, इससे आपको पता चल रहा है कि जो आपका सी है ना ही वो ए के इक्वल होगा, ना ही वो बी के इक्वल होगा, ना ही वो सी के इक्वल होगा। सी के इक्वल तो होगा ही नहीं, तो थोड़ी चेक करते हैं। नहीं वो डी के इक्वल होगा, नहीं वो ई के। अब आप बोलोगे कि आपने सी का ए के साथ तो चेक ही नहीं किया, तो फिर डज नॉट इक्वल टू क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ ए आ रहा है, ए का हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। यहाँ पे देखो आप, ए डज नॉट इक्वल टू सी है, तो हम दोबारा क्यों ही चेक करें? फिर से इतना टाइम है क्या? तो सी इज इक्वल टू, ठीक है, ये एफ के इक्वल भी नहीं आया, फिर जी के इक्वल भी नहीं आया, और एच के भी इक्वल नहीं आया। तो ये हो गया आपका, हमने सी के लिए चेक कर लिया। ठीक, अब हम डी के लिए चेक करते हैं। तो डी में कोई ऐसा एलिमेंट देखो जो इसमें नहीं आ रहा हो। लाइक अगर मान लो मैंने 2 लिया, ठीक, तो 2 जो है वो आपका क्या कर रहा है, डी को बिलोंग कर रहा है। बट क्या आपका 2 जो है वो ई को बिलोंग कर रहा है? नहीं। डी के बाद ई आ रहा है तो मैं ई में चेक करती हूँ। इसके पहले वाला सब हो गया, इसमें मैं पहले नहीं चेक करूँगी। ई को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक जी। अगला देखते हैं, 2 क्या एफ को बिलोंग कर रहा है? देख लो, इसमें 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। चलो, जी को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें 2 नहीं आ रहा है। एच को बिलोंग भी नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें 2 नहीं आ रहा है। तो ये भी हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आपका डी है, अब एक चीज़ देखो, डी जो है वो बी के इक्वल है, ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो मैं अब इसे दोबारा नहीं लिखूंगी कि डी इक्वल टू बी, बी इक्वल टू डी लिखो या डी इक्वल टू बी लिखो, बात एक ही है। तो ये आपका एक इक्वेशन मिल चुका है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि यहाँ पे डी डज नॉट इक्वल्स टू ए, डज नॉट इक्वल्स टू बी नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये इक्वल है, ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, और इसमें आया भी नहीं है वो, तो छोड़ दो। तो डी डज नॉट इक्वल टू बी हट गया, सी, डी डज नॉट इक्वल टू ई, D does not equal to F, D does not equal to G, D does not equal to H। बस खत्म। अब E का हम चेक करते हैं, ठीक है जी। E का जब आप चेक करोगे तो क्या हो जाएगा कि E का कोई एलिमेंट देखो, जैसे कि आप 1 ले लो, ठीक, तो 1 बिलोंग कर रहा है E को, बट 1 क्या बिलोंग कर रहा है? F को नहीं कर रहा है। और जो 1 है वो जी को बिलोंग कर रहा है? हाँ, बिलोंग कर रहा है, ठीक, यहाँ पे ये बिलोंग कर रहा है। और तो जब बिलोंग कर रहा है तो आप इसे अभी छोड़ दो, अभी डज नॉट बिलोंग वाले को एक साथ लिख लो। क्या 1 जो है वो एच को बिलोंग कर रहा है? हाँ, एच को बिलोंग कर रहा है, तो छोड़ दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो, अब एक और चीज़ देखो कि यहाँ पे ऐसा एलिमेंट लो जो एच में भी ना आ रहा हो। तो यहाँ पे -1 लेती हूँ, ठीक। जब -1 लूँगी तो यहाँ पे देखो कि -1 जो है वो बिलोंग कर रहा है ई को, ई को -1 बिलोंग कर रहा है, ठीक। अब -1 एफ को तो नहीं बिलोंग कर रहा है, तो एफ के इक्वल तो नहीं, ये प्रूव हो गया। क्या -1 जी को बिलोंग कर रहा है? इसे छोड़ दो, ये बिलोंग कर रहा है। तो अब देखो, -1 जो है वो एच को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बट करके लिखोगे ना। तो इससे हमें पता चलता है, हाँ, अब देखो E इज इक्वल्स टू क्या करोगे, यहाँ से तो आपको पता चल गया ना कि जो आपका E होगा ना ही वो आपका F के इक्वल होगा, ना ही वो आपका H के इक्वल होगा, और जी के इक्वल तो होगा वो, हम अभी करेंगे। बाकी और भी देख लो, जैसे कि ये हो गया आपका, और किसके किसके इक्वल नहीं होगा। ई जो है वो ए के इक्वल नहीं होगा, बी के इक्वल नहीं होगा, सी के इक्वल भी नहीं होगा, ऊपर प्रूव हो चुका है ऑलरेडी। डी के इक्वल भी नहीं होगा, एफ के इक्वल नहीं होगा, जी के इक्वल होगा, एच के इक्वल नहीं होगा। तो ये तो हमने लिख लिया। तो मैं इसे यहाँ से रिमूव करके यहाँ कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो डी के बाद ई आता है, ई नहीं लिखेंगे, एफ के इक्वल नहीं है,
जी के इक्वल है, एच के इक्वल नहीं है। अब देखो, जो आपका ई है ना, जो आपका ई है वो है -1,1 एंड जो आपका जी है वो है 1,-1। तो क्या आप इसको -1,1 भी लिख सकते हो? ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपको पता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इम्प्लाइज दैट ई इज इक्वल्स टू जी हो जाएगा। तो इसमें जो भी इक्वल सेट के पेयर्स है वही हमें निकालना। तो और आप देख सकते हो कि ये सब के सब दो को छोड़ करके बी और डी और फिर ई और जी आपस में इक्वल सेट है, बाकी के सारे जो हैं वो अनइक्वल सेट है अपने आप में। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो मैं साइड हट गई हूँ, आज की क्लास ख़त्म होती है यही। सो थैंक यू सो मच कि आप इन तक इस वीडियो में जुड़े रहे और आई होप कि आप सबको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग। और आगे की भी एक्सरसाइजेज बहुत जल्दी ही आने वाली हैं। हो सकता है एक एक दो दो दिन के बाद मैं डाल रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ दिन के बाद भी डालती रहूँगी। सो आप चिंता मत करो और जुड़े रहो हमारे साथ यही। एंड जो भी मैंने बोर्ड पे पढ़ाया, आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।